हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए मैं खोज के बेहतरीन रिक्रूटमेंट लेके आता हूं, तो उसी के चलते हुए दोस्त आपके लिए बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है HPCL की तरफ से। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी जो राजस्थान रिफाइनरी है, इसको HRRL भी बोलते हैं। लास्ट टाइम इसका जो रिक्रूटमेंट निकला था वो HPCL के रिक्रूटमेंट के साथ ही निकला था। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन विदाउट गेट वैकेंसीज होने वाली हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे। विदाउट गेट है, बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। टोटल 140-50 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको हर अपडेट, ये यहाँ पे देखो हर चीज़ लाना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन जो भी चीज़ रिमेनिंग रह जाती है, टेस्ट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, एडमिशन के बाद में जो आपका सिलेबस होता है उससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत चीज़ होती है एग्जाम की, तो वो आपको टेलीग्राम पर टाइमली मिलती रहती है। ठीक है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लेना। नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वहाँ बताते रहना। एविएशन टेक्नोलॉजी के मैं बहुत जल्दी नोट्स शेयर करूँगा। NTRO में जो वैकेंसीज आई हैं, जिस किसी ने नहीं देखी तो वो भी वीडियो जाके देख लेना। चलो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्त, यहाँ HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL की, देखो लास्ट टाइम जो मैंने इसके बारे में पेपर को आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया था, उसमें से आपके 80 to 90 क्वेश्चन फंस गए थे। जिस किसी ने पिछले वाले रिक्रूटमेंट में अपना ये चैनल देखा होगा, ज़िंदगी यूपी की, उसको पता भी होगा कि लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ था HRRL का, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जो मैंने आपको एक प्रोवाइड कराया था पेपर। ठीक है, लोगों को पता होगा, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। चलो मैं उसी से रिलेटेड पहले मैं पूरी आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ, बाद में तैयारी की भी बात बताऊँगा कि पेपर पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, तो दोस्त जैसे कि आप देख सकते हो HPCL की तरह से पेपर आउट हुआ है। एडवर्टीजमेंट बिल्कुल HPCL की तरह ही पेपर आता है इसका। ठीक है, और इसमें BE BTech एलिजिबल होने वाले हैं। विदाउट गेट वैकेंसीज हैं। कुछ में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कुछ विदाउट एक्सपीरियंस की है। देखो इतनी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भाई साहब मैकेनिकल वाले तो अपनी किस्मत पकड़ के क्या ही बोले मैं। देखो अभी आपको पूरा दिखाऊंगा। BE BTech एलिजिबल है, डिप्लोमा ITI वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है, परमानेंट जॉब होने वाली है, और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलो बारी बारी से सब पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल की वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए नहीं है इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा था भाई साहब क्या ही करना चाहिए मैकेनिकल वालों को। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कौन से में कितनी वैकेंसीज हैं। केमिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, और केमिकल ऑपरेशन टेक्निकल अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर एक्सपीरियंस में देखोगे तो मैकेनिकल एक्सपीरियंस वालों के लिए एलिजिबल है, फ्रेशर वाले मैकेनिकल में एलिजिबल नहीं है। देखो जो पहला वाला है, ये यहाँ पे जो पोजीशन ये वाली है E1 वाली, इस वाले पोजीशन में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनको 1 भी साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस, और इसमें 7-8 ऐसे करके आगे प्रोवाइड कर रखा है। तो मतलब इसमें फ्रेशर और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। E1 ग्रेड वाला, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे E1 में आपकी केमिकल में 41 वैकेंसीज दे रखी हैं, जो कि विदाउट एक्सपीरियंस की हैं। मैकेनिकल में 1 भी वैकेंसीज नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा था। और CA मतलब आपका जो कॉमर्स साइड वाले स्टूडेंट्स की होगी वो 3 होगी। तो 44 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और फिर देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, और एज की बात कर दूँ तो मैं यहाँ पे देखो E1 ग्रेड जो भी आपका फ्रेशर कैंडिडेट है उनको 25 साल का एज होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड EWS और OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। तो जो इतनी वैकेंसीज हैं, ये वाली वैकेंसीज, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है आपका। इस वाली में 2 साल का है, इसकी 29 साल एज है, इसकी 34 एज है, इसकी 42 है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं अनरिजर्व्ड और EWS की, इसकी 46 एज लिमिट है। ठीक है, अब अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है मैकेनिकल में तो वो इन वाली वैकेंसीज को भर सकता है, ये सेकंड नंबर पे जो है। ठीक है, अब मैं नीचे आके आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब आपके 27 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैं टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अपडेट कर दूंगा मैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाके। लास्ट डेट इसकी 26 होने वाली है। ठीक है, तो 26 तक आपको भरना है, और फुल आपके पास में फुल टाइम 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 60% होनी चाहिए अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए, 50% SC ST और PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए। मैकेनिकल में अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आप मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ब्रांचेस। केमिकल में तो केमिकल की ही भरनी चाहिए। ठीक है, जॉब डिटेल्स जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, E1 में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है आपका, E2 में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, E3 में 6 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मांग रखा है इन्होंने, और E1 में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ नहीं रिक्वायर्ड उसमें, और कोई कुछ भी लेना देना नहीं है उसमें। डायरेक्टली जैसे आपका HPCL का कराया गया था वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ये वैकेंसी इसमें ऐसे मेंशन कर रखी हैं, और सैलरी भी उतनी ही मिलने वाली है जो आपकी HPCL में मिलती थी। ठीक है, और यहाँ पर रोल भी दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्या रोल दिए जाएंगे, E1 E2 E1
और को छोड़ के, क्योंकि E1 तो आपका ट्रेनी इंजीनियर होगा और E2, E3, E4 आपका एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन आपको भर देना है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं अभी आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, और एप्लीकेशन के बाद में जो आपका पेपर आएगा CBT का, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपका होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि E2 में 3 साल का एक्सपीरियंस और E3 में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बहुत बड़ी PDF है, इन्होंने अलग अलग करके सब चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है कि इसमें क्या हम रोल देने वाले हैं, इसमें क्या रोल देने वाले हैं। इसीलिए आप एक बार जरूर से पढ़ जरूर लेना भरने से पहले। जैसे अब E6 है, इसमें आपका 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो जिस किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट आप देख ही लोगे। और मैं आपको फ्रेशर वालों की बता देता हूँ, जो मेनली फ्रेशर वाले कैंडिडेट जिसमें एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया है कि आपकी ये वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए तो कतई भी नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने बता दिए। अब आपको देखो मैं जो रोल बताने वाला हूँ, मेन बात कि आपकी कितनी इसमें एप्लीकेशन फीस होने वाली है और आपके जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पड़ेंगे। देखो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे सेंटर भरने के, जो आपके एट द टाइम ऑफ फिलिंग, देखो यहाँ पे लिख भी रखी है 4 साल की आपके पास में फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए अगर आप IT वाले फील्ड में भरना चाह रहे हैं तो, ठीक है। इस PDF को एक बार जरूर से भर लेना। देखो ये आपकी सैलरी होने वाली है। E1 पे आपको असिस्टेंट ग्रेड का मिलेगा 10.26 आपकी सैलरी होने वाली है। E2 ग्रेड पे आपको 12.83, फिर उसके हिसाब से आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 10,26,000 आपकी सैलरी होने वाली है। HRRL में ही आपको पोजीशन मिलेगी। एग्जाम जो होने वाला है वो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका E1 ग्रेड के लिए जनरल एप्टीट्यूड आता है। 50-50% का वेटेज रहता है इसमें, आपको पता ही होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 50% टेक्निकल होगा, 50% नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। उसका अलग अलग नाम है, इसमें अलग अलग नाम से प्रोवाइड कर रखा है। जैसे जनरल एप्टीट्यूड है, उसमें आपको इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बोल दिया है, फिर लॉजिकल, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वालिटी एंटिटिव। और देखो 70-70 मैं पूरा बता ही देता हूँ आपको। 85 मार्क्स के आपका टेक्निकल होता है, 85 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। तो यही, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जो लास्ट टाइम से रहा है। देखो यहाँ प्रोवाइड भी कर रखा है, एक बार आप पढ़ जरूर लेना, ठीक है। और आपका इसमें वेटेज क्या होता है, मिनिमम परसेंट आपको 60% लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें नॉन टेक्निकल में भी आपको लाने पड़ते हैं, टेक्निकल में भी। ऐसा नहीं है कि केवल एक पोजीशन में आप परसेंटेज ले आओ तो आप क्लियर हो जाओगे, दोनों में सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिख रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग इन डोमेन सेक्शन फॉर ऑल पोजीशन इज 50% फॉर ऑल कैटेगरीज। यानी कि जो 50% आपका टेक्निकल में लाना पड़ेगा, 50% नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है उसमें आपके मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। और वैकेंसीज सब इन्होंने लिख रखा है कि कैसे कैसे किसमें वैकेंसीज डिवाइड कर रखी हैं। आप ज़रूर से भर देना जो भी केमिकल वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। और PSU है, फुल फ्लेज्ड PSU है, कभी प्राइवेटाइज्ड नहीं होने वाली है, HPCL के अंडर है और फुल फ्लेज्ड में चल रही है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको यार भरना कैसे फॉर्म, वो आप भर ही लोगे। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, जो फाइनल ईयर में करंट में है, जिनके पास में अपनी डिग्री है वही एलिजिबल होने वाले हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लूँ दोस्त, एप्लीकेशन फीस आपकी होने वाली है 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये आपको भरने, और अलग से आपका जो टैक्स लगेगा, तो टोटल मिला के आपके 550-600 के आसपास आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाएगी। तो वो आपको भरनी है 26 जनवरी से पहले, ठीक है। और इसका एग्जाम कब होगा तो इन्होंने अभी एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बता रखा, लेकिन ये जल्दी से आपको अपडेट कर देंगे। और मैं टेलीग्राम पर भी बता दूंगा कि भाई साहब आपका कब लास्ट डेट होने वाली है, कब क्या होने वाला है, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आई थिंक HPCL की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। UPPC जो PSC है उसकी AE से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो मैं आपको जल्दी से साझा करूँगा। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बिना मैं देखो वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो वैसे बहुत स्पीड में बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर फिर भी स्लो हो तो इंक्रीज़ कर लिया करिए आप स्पीड, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।